नमस्कार दोस्तों। वैसे आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको हर संडे किसी एक वैल्यूएबल टॉपिक पर वीडियो मिलता है, लेकिन पिछले संडे कुछ वजहों से चैनल पर वीडियो नहीं आ पाया था। उसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी मांगता हूं। लेकिन आज आपके लिए जो मुद्दा लाया हूं, जो टॉपिक लाया हूं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम सभी के लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है। अभी सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम निर्णय आया है EWS रिजर्वेशन को लेकर। उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने EWS रिजर्वेशन को संवैधानिक मानकर वैध ठहराया है, लेकिन उसके बाद लोगों के सामने कई सारे प्रश्न भी उभर कर आए हैं। तो उन्हीं सभी के बारे में इस पर एक डिटेल्ड चर्चा की जाएगी। तो आज के वीडियो में कुछ ये मुद्दे हैं जिन्हें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे EWS रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद जो 50% की सीलिंग थी, अब उसका क्या होगा। जो 50% की एक सीमा थी, अब उसका क्या होगा। दोस्तों, इसके साथ में EWS का जो क्राइटेरिया सरकार ने फिक्स किया था, वो अब बदलेगा या नहीं बदलेगा। मतलब कि EWS के लिए कौन एलिजिबल है और कौन नहीं। दोस्तों, साथ में जानेंगे क्या है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा, जिसके आधार पर EWS रिजर्वेशन को चुनौती दी गई थी। और अंत में समझेंगे कि EWS आरक्षण पर जो 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है 3-2 के बहुमत से, उनमें से जो 2 जज थे वो किस मुद्दे पर सहमत नहीं थे। क्या वे ऐसा नहीं चाहते थे कि EWS जो रिजर्वेशन है वो बना रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि EWS रिजर्वेशन क्या है। वैसे दोस्तों, एक मैंने आरक्षण पर सेपरेट वीडियो बनाया है बहुत ही डिटेल्ड में, लिंक आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो से आपको आरक्षण की पूरी हिस्ट्री क्या है, कैसे ये चालू हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से पड़ी, वो सारा कुछ आपको उसमें समझाया गया है। आप उसे प्लीज़ ज़रूर देखिए। वैसे अनुसूचित जाति SC तथा अनुसूचित जनजाति ST को आरक्षण आज़ादी के बाद मिल गया था और मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद OBC जो अदर बैकवर्ड क्लास है उसको भी आरक्षण दे दिया गया था। इसी क्रम में 1991 में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसे एक बहुत ही अहम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया था। एक केस इंदिरा साहनीवाद था, उसमें उस निर्णय में इस जो 10% का आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर कई सारे विवादों पर विराम भी लगा दिए थे, क्योंकि कई सारे उसमें महत्वपूर्ण डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। वैसे इंदिरा साहनीवाद क्या है, वो पूरा जो डिटेल्ड मुद्दा है उसको भी मैंने उसी रिजर्वेशन वाले वीडियो में कंक्लूड किया है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और आपको काफ़ी कुछ पूरा जो आरक्षण व्यवस्था है वो समझ आएगी। दोस्तों, इसी इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की जो 50% सीमा थी उसका भी प्रावधान किया था और उसी समय कहा था कि इसे असाधारण परिस्थितियों में ही बढ़ाया जा सकता है। वैसे जो ये 50% आरक्षण है, इससे ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, साल 2019 में केंद्र सरकार ने संविधान में 103वां संशोधन किया और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसे EWS का नाम देकर 10% आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए की थी। और संविधान में आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जोड़ा था, जिसके आधार पर शिक्षा संस्थान और नौकरियों में 10% का आरक्षण प्रावधान किया गया था। इसी EWS आरक्षण के बाद विवाद प्रारंभ हो गए और 40 से अधिक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन इसके लिए दी गई। इन सभी को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने सुना और 7 नवंबर 2022 को 3-2 के स्प्लिट बहुमत से अपना डिसीजन दिया था। इसमें 3 जज इसके पक्ष में थे और 2 जज इसके विपक्ष में थे। वो सब क्या मैटर है वो आगे हम समझते हैं। दोस्तों, इस फैसले के बाद अब जो वर्तमान में आरक्षण व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार से दिख रही है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। ST को 7.5% का कोटा मिला है, SC को 15% का कोटा दिया गया है, OBC को 27% का कोटा दिया गया है और साथ में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है EWS उसको 10% का कोटा दिया गया है। मतलब अब कुल आरक्षण की जो सीमा है वो हो गई है 59.5%, मतलब कि 59.5%, जो कि 50% की सीमा से अधिक चली गई है। दोस्तों, वैसे EWS जो रिजर्वेशन है उसके विपक्ष में जो तर्क दिए गए सुप्रीम कोर्ट में उनको भी आप समझिए और यहाँ पर वो समझना भी जरूरी है। इसमें कहा गया कि संविधान
सामाजिक न्याय पर बल देता है, जबकि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो 10% का आरक्षण है उसका आधार आर्थिक है। तो ये हमारे संविधान से संगत नहीं है। इसमें दूसरा बताया गया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण से सुप्रीम कोर्ट के ही निर्णय, जो इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग तय की थी, उसका उल्लंघन हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है दोस्तों? इसी के साथ में इंदिरा साहनी वाद में सामाजिक पिछड़ेपन को ही मूल पिछड़ापन माना गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। फिर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का आधार आर्थिक कैसे हो सकता है? और जो विपक्ष में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये कि इससे संविधान के मूल ढांचे, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि संविधान जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए विशेष सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है उसमें सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग शामिल नहीं किए गए। इन सभी के लिए ईडब्ल्यूएस को लेकर सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जो तर्क दिए उनको भी यहाँ पर समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि यह ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो SC, ST और OBC के जो अधिकार हैं उनका अतिक्रमण नहीं करता है या उनके आरक्षण से एकदम अलग है। और सामाजिक न्याय मंत्रालय है उसका भी तर्क है कि संविधान के आर्टिकल 46 के तहत ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है वो संविधान के संगत है, संविधान के प्रारूपों से मैच करता है। दोस्तों वैसे 5 में से जो 5 जज थे उन्होंने जो ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उसके सपोर्ट में वे थे, लेकिन उसमें से जो 2 जज थे, जस्टिस भट्ट और पूर्व चीफ जस्टिस UU ललित, उनका विरोध इस मुद्दे पर था कि SC, ST और OBC को इस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से बाहर रखना नहीं चाहिए, जो कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान जो हमारा है वो सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करता है। इनका मानना था कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को भी इस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में शामिल करना चाहिए। वैसे मूलभूत ढांचा क्या है ये भी एक टॉपिक है, लेकिन अगर इसको शॉर्ट में समझा जाए तो एक 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय दिया था और उसी में बताया था कि संविधान में जो ये हमारी विधायिका है वो संशोधन कर सकती है, लेकिन उस हद तक जहाँ तक कि मूलभूत ढांचे का उल्लंघन ना होता हो। वैसे मूलभूत ढांचा क्या है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि समय समय पर वो बताएगा कि मूल ढांचे में क्या शामिल है। वैसे जो अन्य 3 जज थे उनके अनुसार इनको जो SC, ST, OBC हैं उनको ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर रखना मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। इसमें से जस्टिस बेला त्रिवेदी का मानना है कि ईडब्ल्यूएस को अलग वर्ग का दर्जा देना रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। गैर बराबर लोगों के साथ बराबरी करना संविधान द्वारा प्रदत्त समता के अधिकार का उल्लंघन है। दोस्तों हमारा संविधान समता के अधिकार की बात करता है, जिसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसकी स्थिति कमज़ोर है और एक की स्थिति उससे थोड़ी अच्छी है, तो इन दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करना रीजनेबल नहीं है। तभी कहा गया है कि गैर बराबर लोगों के साथ बराबरी करना संविधान द्वारा प्रदत्त समता के अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस पारदीवाला के अनुसार आरक्षण लक्ष्य नहीं बल्कि एक साधन के रूप में होना चाहिए। इस प्रकार 5 में से 3 जज इसके पक्ष में थे और 2 विपक्ष में, और 3-2 के फैसले से यह सही ठहराया गया ईडब्ल्यूएस का जो ये रिजर्वेशन है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि 50% सीलिंग का क्या होगा इस फैसले के बाद। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जो 50% सीलिंग है वो मूल ढांचे का भाग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका उल्लंघन हो सकता है, मतलब कि अब 50% की जो सीलिंग का मुद्दा है वो नहीं बचा है। वैसे ईडब्ल्यूएस के जो मानदंड हैं कि किस प्रकार से कोई ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आएगा, उन पर भी काफ़ी विरोध हैं। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कि ईडब्ल्यूएस के निर्धारण जो मानक हैं वो क्या हैं। जैसे कि सकल पारिवारिक, किसी जो परिवार की आय है वो 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम होनी चाहिए। साथ में 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि उसके पास हो। इसके साथ में अगर अधिसूचित म्यूनिसिपैलिटी क्षेत्र में 100 गज से कम का प्लाट है या 1000 वर्ग फीट से कम का मकान हो, और गैर अधिसूचित म्यूनिसिपैलिटी क्षेत्र में 200 गज से कम का प्लाट या 2000 वर्ग फीट से कम का मकान हो, तो वो इस क्राइटेरिया में आएगा। वैसे इन सभी पर जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 8 लाख का जो क्राइटेरिया है वो आपने किस तरीके से रखा है,
तो इस पर भी सरकार ने एक समिति बनाई थी और उस समिति ने इस 8 लाख वार्षिक आय को उचित माना था और साथ में जो ये 5 एकड़ कृषि भूमि थी उसको भी सही ठहराया था, जो समिति सरकार ने बनाई थी उसने। लेकिन उसी समिति ने जो ये निवास व प्लाट एरिया है उसको हटाने की सिफारिश भी की है। तो इस प्रकार EWS का जो ये सारा क्राइटेरिया है वो फिक्स हुआ है। वैसे दोस्तों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा है? मुद्दा पूरा समझ आया है या नहीं आया है, या इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपके आंसर देने का उन क्वेश्चनों का। और आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको हमारे टॉपिक समझ में आते हैं या कुछ लगता है कि हमने अच्छा प्रयास किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे जो ये वीडियो हैं इनको शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।